मैं अनुज माथुर शॉर्ट में आपका एक बार फिर स्वागत है। झारखंड मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022-23 के लिए भूगोल का जल संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज लेकर आया हूं, जो आपका लघु उत्तरीय तथा दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन प्रश्न उत्तर होंगे। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात किया जा रहा है और जो आपके बुक में दिया गया है। चलिए मैं बिना लेट किए क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगर मेरा क्वेश्चन सीरीज और बताया गया आंसर सही लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों दूसरे तक भेजने का यानी शेयर करने के लिए ना भूलें। चलिए मैं क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, व्याख्या करें कि जल किस प्रकार नवीकरणीय योग्य संसाधन है। तो आप खुद लिख सकते हैं इसका आंसर, बट मैं बता देता हूँ कि जल किस प्रकार नवीकरणीय योग्य संसाधन है। आपको पता होना चाहिए कि नवीकरणीय योग्य संसाधन किसे बोलते हैं। वैसा संसाधन जिसको हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार के संसाधन को हम क्या कहते हैं, नवीकरणीय योग्य संसाधन बोलते हैं। अब उसी में पूछ रहा है एक जल भी है नवीकरणीय योग्य संसाधन, तो जल के बारे में बताइए। तो यहाँ आपका उत्तर दिया गया है, नीचे आप देख सकते हैं। बोल रहा है जल एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है क्योंकि जल एक बार प्रयोग करने से समाप्त नहीं होता। बात सही है, इसको अगर एक बार प्रयोग करते हैं तो वो पृथ्वी में गिरेगा और वह पृथ्वी के द्वारा रिस लिया जाता है। फिर पुनः वो क्या होता है, हमको फिर पुनः चापानल या कुएं या झरने एक सब के द्वारा हमको प्राप्त हो जाता है। हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात पुनः पूर्ति संभव है, यानी द्वारा हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं नवीकरणीय योग्य संसाधन। जैसे जल का प्रयोग यदि उद्योगों में घरेलू कामकाज में किया जाता है, यानी उद्योगों में या घरेलू कामकाज में किया जाता है, तो इससे जल दूषित हो जाता है किंतु समाप्त नहीं होता। बात सही है, हम तो इसको दूषित कर देते हैं बट ये समाप्त नहीं होता। क्यों, समझिएगा। क्योंकि इससे जल दूषित नहीं होता किंतु ये समाप्त नहीं होता है। मैंने जल तो दूषित हो जाता है लेकिन समाप्त नहीं होता है। इस जल को साफ करके फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी पीने योग्य बनाया जा सकता है या इस्तेमाल करने योग्य बनाया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों समझें कि अगर पृथ्वी के द्वारा ये जल हम जितने भी गिराते हैं या बर्बाद करते हैं, वो पृथ्वी के द्वारा फिर रिस लिया जाता है, पुनः फिर वह हमें जल के रूप में प्राप्त हो जाता है। या वाष्पीकरण के द्वारा चले जाए, बादल बनकर फिर से वापस वर्षा के रूप में गिरे या किसी रूप में, तो वो मुझे पुनः प्राप्त हो जाता है। इसलिए इसे बोलते हैं जल को नवीकरणीय योग्य संसाधन। और इसका आंसर 30 शब्दों में लिखना था, इसलिए बहुत सफिशियंट है, इतना आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि जल दुर्लभता क्या है, यानी जल दुर्लभता क्या है, इसके मुख्य कारण क्या है। जल दुर्लभता सिंपल से समझिए, यानी जल की कमी। जल के विशाल भंडार और नवीकरणीय गुणों में होने के कारण होते हुए भी जल की कमी महसूस हो जाता है। क्यों, बताते हैं। हमारी पृथ्वी पर जल तो आपका कितना है बताइए, 75% अप्रॉक्स है। ठीक है, अब बात समझने योग्य बात है कि हमारा जो पीने योग्य जल है ना, यानी पीने योग्य जो पानी है वो 25% है, यानी जो मीठे जल के रूप में है। ये मीठे जल भूमिगत जल के रूप में मिल सकते हैं, नदी के रूप में मिल सकते हैं, या साथ ही साथ आप तालाब या झरने के रूप में मिल सकते हैं। बाकी जो समुद्र के जल हो गया, महासागर के जल, सागर के जल हो गए, ये सब खारे जल है जिसको हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। हाँ, इसको कुछ संशोधन के द्वारा यानी आसवन विधि के द्वारा हम इसका यूज कर सकते हैं, पीने योग्य बना सकते हैं, बट उतना बहुत खर्चा लगता है। इसलिए पीने योग्य पानी की अगर बात किया जाए 2.5% ही है। पूरे जितना भी जल है, यानी 75% हमारे पृथ्वी का 75% पे जल पाया जाता है, उसका 2.5% कितना है, पीने योग्य है, यानी मीठा वाटर है। अब बात समझिएगा, यहाँ आगे बढ़ता हूँ। बोल रहा है कि विभिन्न क्षेत्रों में जल की कमी और दुर्लभता के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी है। बात सही है, पेड़ पौधे की कटाई, अंधाधुंध कटाई, ये सभी बहुत कारण है किसका, जल की कमी का। देखिए, बढ़ती जनसंख्या, जल अधिक जनसंख्या घरेलू उपयोग में नहीं बल्कि अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। बात सही है, अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो उसका ऐसा नहीं कि सिर्फ उसको पानी चाहिए खाना बनाने खाने के लिए और नहाने के लिए, ऐसा नहीं है। साफ सफाई के लिए सिर्फ नहीं चाहिए, उसके लिए अगर जनसंख्या वृद्धि हो रहा है तो उसके लिए अनाज चाहिए। अनाज कहाँ से मिलेगा, उसको सिंचाई करेंगे तभी मिलेगा। तो सिंचाई के लिए हमको क्या चाहिए, जल की आवश्यकता होती है। अतः अनाज के उत्पादन और बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोधन करने के सिंचित किया जाता है, क्षेत्रों को सिंचित बढ़ा दिया जाता है, यानी सिंचाई क्षेत्रों को बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि उससे अनाज उत्पन्न हो और क्योंकि जनसंख्या को पूर्ति किया जा सके, इसलिए भूखमरी का सामना ना करना पड़े। इसलिए जल का उपयोग किसके लिए किया जा रहा है, सिंचाई के लिए। अब नेक्स्ट आगे इसी में पॉइंट दिया गया है कि
असमान वितरण, भारत के बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां सूखा है। बात से असमान वितरण कहने का मतलब कहीं जल पूरी तरह मिलता है, कहीं आप अपने क्षेत्र में भी देखते होंगे कि बोरिंग कराया जाता है तो किसी के बोरिंग में पानी अच्छा निकल जाता है, किसी के आसपास में ही दूसरे बोरिंग में नहीं निकल पाता है। तो ये सब कारण है असमान वितरण का। देखिए वर्षा बहुत कम होती है, कहीं ऐसे क्षेत्र जहाँ जल दुर्लभता की कमी देखी जाती है, यानी जिस क्षेत्र में वर्षा कम होगी वहाँ जल दुर्लभता अधिक देखने को मिलेगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट इसमें दिया गया है, निजी कुएं, नलकूपों या बहुत किसानों के खेतों में नलकूपों की सिंचाई का उत्पादन बढ़ा रहे हैं, किंतु इसके कारण लगातार भू जल का स्तर क्या होते जा रहा है, कमते जा रहा है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए कि जो जितने भी वर्षा का जल होता है उसे नदी या बांध बनाकर, तालाब बनाकर हमको उसको रोक लेना चाहिए और उसी के द्वारा सिंचाई में हमको उपयोग करना चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं कि कुओं के द्वारा, नलकूपों के द्वारा सिंचाई करते हैं, तो इस जल स्तर यानी पृथ्वी के जो जल स्तर है, लेवल है, वो क्या होता है, गिरता है। अब आगे बोल रहा है औद्योगिकरण, यानी औद्योगिकरण स्वतंत्रता के बाद, मैंने जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, उसके बाद औद्योगिकरण मैंने उद्योग धंधे बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। अलवणीय जल संसाधन का दबाव बढ़ गया है। उद्योगों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसकी पूर्ति जल विद्युत से की जाती है। इसी कारण है कि जल की कमी का सामना करना पड़ रहा है, यानी नदियों को बांध कर उससे जल विद्युत, डायनेमो या हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्राप्त किया जाता है। इसलिए इसके कारण भी जल की कमी देखने को मिलती है। अब आगे जो बोल रहा है थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बहुउद्देशीय परियोजना होने के वाले लाभ और हानियां क्या है। तो सिंपल से बहुउद्देशीय परियोजना यानी नदी घाटी परियोजना होती है वो बहुउद्देशीय, माने बहुउद्देशीय कहने का मतलब सिंपल से आप बात समझें, एक उद्देश्य से नहीं किया जाता, बहुत सारे उद्देश्यों से किया जाता है। अगर कहीं किसी नदी पर बांध बनाया जाए तो वो बहुउद्देशीय परियोजना है, तो उसमें सिंपल से समझिए एक तो सिंचाई के लिए किया जाएगा और साथ ही साथ सिंचाई के साथ साथ आपका किया जाएगा कि बिजली उत्पादन कर सकें और उस क्षेत्र में जल स्तर को बढ़ाया जा सके। ये सब कारण होते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजना का। तो बांध बनाकर एक साथ कई उद्देश्यों को पूरा किया जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ता है बहुउद्देशीय परियोजना। जैसे बाढ़ नियंत्रण किया जाता है, सिंचाई के लिए विद्युत उत्पादन तथा मत्स्य पालन, ये सभी के लिए परियोजना चलाई जाती है, इसलिए इस परियोजना का नाम पड़ जाता है बहुउद्देशीय परियोजना। ये सब नदियों पर चलाया जाता है। ठीक, ऐसी परियोजना बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती हैं। कहा जाता है इस परियोजना का कुछ लाभ और हानियां भी हैं। देखिए हानियां क्या है ये समझ लीजिएगा, लाभ बता देता हूँ, फिर हानियां भी बता दूंगा मैं, आप टेंशन न लें। देखिए लाभ बोल रहा है नदियों पर बांध बनाकर केवल सिंचाई ही नहीं की जाती बल्कि अपितु उससे उद्देश्य विद्युत उत्पादन किया जाता है, घरेलू कार्य के लिए भी, और औद्योगिक उत्पादन, जल आपूर्ति और बाढ़ नियंत्रण। तो सबसे बड़ा मनोरंजन, यानी वहाँ बोटिंग की सुविधा उपलब्ध दिया जाएगा, तो उससे क्या होगा, प्राकृतिक पर्यटक जो है ना वो बढ़ेंगे। मछली पालन किया जा सकता है, इसलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है। यहाँ एकत्रित जल अनेक उद्देश्यों को समन्वित करते हैं। ठीक है, और हानियां में सिंपल से समझें, हानियां क्या क्या हो सकते हैं। हानियां में आप सिंपल से समझें, नदियों पर बांध बनाने से क्या होता है, बहाव नियंत्रित हो जाता है। यानी जिस क्षेत्र में अगर आपके घर तरफ कहीं बांध दिया गया होगा तो जिस नदी में पानी ज़्यादा जाती थी वो नदियों में पानी क्या हो गया, जल स्तर कम गया है। और साथ ही साथ उस क्षेत्र के आसपास का जहाँ बांध बनाया जाता है उस क्षेत्र के आसपास के जमीन जो होते हैं, धरती हो जाते हैं, पेड़ पौधे सब डूब जाते हैं, उससे प्राकृतिक संपदा क्या होती है, नष्ट भी होती है। ठीक है, उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये सब हानियां हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, ये अभी मैं बताया था 30 वर्ड तक लिखना था 30 शब्दों में, बट अभी जो मैं बताने वाला हूँ ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। क्या दीर्घ उत्तरीय, निम्नलिखित प्रश्नों को आपको उत्तर देना है 120 वर्ड में, 120 वर्ड के लगभग में देना है, अप्रॉक्स इतना वर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उसको पुराने के चक्कर में 120 वर्ड में बोल दिया है तो लिखने के चक्कर में कुछ भी लिख दिए, वैसा नहीं है। आप सही सटीक लिखिए और 80 90 100 में इतना भी लिख दिए तो बहुत अच्छा आंसर होता है। जैसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है। यानी अर्ध शुष्क क्षेत्र जहाँ पूरी तरह से सूखा पड़ जाते हैं, यानी सूखे ग्रस्त क्षेत्र हैं, उस क्षेत्र में जल का संग्रहण किस प्रकार किया जाता है। तो आप सिंपल से समझिए, देखिए मैं क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। राजस्थान का बीकानेर लिखना चाहिए, बिलानेर, फलौदी और बाड़मेर इस आदि जगहों पर पानी की इकट्ठा करने के लिए हेतु भूमिगत टैंक, यानी भूमिगत टैंक के मतलब समझिएगा, मैं बताऊंगा, और टंका का प्रयोग किया जाता है। यह मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता है। अब बताइए कैसे एक भूमिगत टैंक बनाया जाता होगा। जिस प्रकार आप बाथरूम का टैंक देखते होंगे, उसी प्रकार ये टैंक, बड़े बड़े टैंक बना दिया जाता है भूमिगत, यानी भूमि में खोद कर जिस प्रकार बाथरूम का टैंक बनता है, सेम उसी प्रकार उसमें वर्षा के जल को, यानी छत का जल हो गया, यानी जो बह रहे हैं जल, उसको उसमें संग्रहित कर लिया जाता है, यानी स्टोर कर लिया जाता है। फिर उसमें फिटकिरी, उसको फिर कुछ उसमें जो
कच्चा मतलब गमक न जा पानी, इसलिए उसमें कुछ सप्लाई में फिट के लिए डाल दिया जाता है, क्लोरिक ये सब डाल दिया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया जाता है, जिससे क्या होते हैं वो जल दूषित नहीं होता है, और वो जल क्या हो जाता है हमारी यूज के लिए, यानी सिंचाई के लिए यूज कर सकते हैं, कपड़े धोने के लिए यूज कर सकते हैं, कुछ साफ सफाई में यूज कर सकते हैं। ये सब पीने योग्य तो नहीं हो सकता, बट ये सब भी में यूज कर सकते हैं। इसलिए ये जल हमारे जो वर्षा जल है उसको बचा कर ही फलौदी, बाड़मेर और बीकानेर यानी अर्धशुष्क वाले क्षेत्र में क्या किया जाता है, टैंक बनाकर ही, टंकी बनाकर ही, भूमिगत टैंकी बनाकर या छतों पर टैंक बना दिया जाता है बड़े बड़े। देखिए आगे बोल रहा है, ये टैंक घर के ढलवा छतों के माध्यम से पाइप के जारे जुड़े होते हैं। जो छत पर पानी आती है उसे सब पानी को कहाँ भेज दिया जाता है, वर्षा जल पाइपों को होकर टैंक तक पहुंच जाता है। यानी जो पाइप छत का पानी होता है वो सभी किस में चले जाते हैं, टंकी में चले जाते हैं। पहले वर्षा जल संग्रहण नहीं था, वर्षा जल संग्रहण पहले नहीं था विकसित, अब बल्कि इस टैंक में पाइप आदि का साफ करने में किया जाता है। यानी इस पानी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, बहुत सारे यूजों में किया जा सकता है। हम लोग घर सफाई में कर सकते हैं या सिंचाई में कर सकते हैं, बहुत जगह यूज कर सकते हैं, इससे यही फायदा है। तो वर्षा जल को संग्रहित कैसे किया जा सकता है, आप यहाँ भी वो चीज़ भी समझ गए और साथ में राजस्थान के बारे में समझ गए कि अर्धशुष्क वाले क्षेत्रों में किस तरह जल का संग्रहण किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन आपका होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट बोल रहा है कि परंपरागत वर्षा जल संग्रहण पद्धति को आधुनिक काल में अपनाकर जल संरक्षण एवं भंडारण किस प्रकार किया जा रहा है। यानी परंपरागत यानी पुराने जमाने में जो जिस प्रकार जल का संग्रहण किया जाता था उसका अभी भी वर्तमान समय में किस प्रकार उसका उपयोग किया जा रहा है और किस प्रकार उसके भंडारण, वर्षा जल को भंडारण करने में उपयोग किया जा रहा है। देखिए वर्षा जल संग्रहण पद्धति, वर्षा जल सीधे पीने के लिए एकत्रित करने की एक विधि है। वर्षा जल को पीने के लिए एकत्रित करना आवश्यक है। अब आगे बोल रहा है कि ज़्यादा आबादी वाले नगरों मानी शहरों में जहाँ पीने योग्य पानी की कमी होती है ये पद्धतियाँ अपनाई जा सकती है। यानी जो वर्षा जल संग्रहण की पद्धति जो है अपनाया जा सकता है। इसका प्रारूप इस प्रकार है, समझिए आप किस प्रकार से। यानी बोल रहा है पानी के साफ करने के लिए ऐसे 3 स्तरीय छनन होते हैं, ठीक है, प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है और उस टैंक में छनन प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। पाइप की मदद से जल को टैंक तक ले जाया जाता है, जो पिछले क्वेश्चन में बताया था कि किस तरह छत के पानी को पाइप की मदद से कहाँ ले जाया जाता था, टैंक में, भूमिगत टैंक में ले जाया जाता है। अब यहाँ जो बोल रहा है कुएं के जल से पानी का पुनर्भरण किया जाता है, कुएं के जल से पानी का पुनर्भरण भी कर दिया जाता है और हौज अथवा टैंक के अलावा पानी कुएं आदि तक ले जाया जाता है। ये सब उपयोग है दोस्तों। तो जल संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन यानी आपके बुक के जो अभ्यास प्रश्न उत्तर थे वो मैं कंप्लीट कर दिया। अगर मेरा क्वेश्चन सीरीज अच्छा लगता हो और आंसर अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। यानी शेयर करने का मतलब दोस्तों कि अपने दोस्तों तक भी भेजें, ये ना कि सीमित रखें अपने देख लिए और छिपा लिए, नहीं, दोस्तों तक भी भेज दें ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए। ठीक है, थैंक यू।